नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग इंडियन इकोनॉमी को कवर कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे फिस्कल पॉलिसी वाले चैप्टर को। तो देखिए, जब बात आती है एक देश की इकोनॉमी को संभालने की तो सरकार के पास दो ज़बरदस्त टूल्स होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है और ये कैसे काम करता है उसको हम लोगों ने पिछले वाले चैप्टर में कवर किया था। आज हम फोकस करेंगे फिस्कल पॉलिसी पर, जो गवर्नमेंट का डायरेक्ट हथियार होता है इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। सबसे पहले समझते हैं कि ये क्या होता है। तो देखिए, इट इज़ द गवर्नमेंट पॉलिसी रिगार्डिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन एंड पब्लिक डेब्ट। यानी कि इसका मतलब है सरकार की वो पॉलिसी जो पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी सरकारी खर्च, टैक्सेशन यानी टैक्स लेने की नीति और पब्लिक डेब्ट यानी लोन लेने के तरीके से जुड़ी होती है। इन तीनों टूल्स का यूज करके सरकार अपने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स अचीव करती है। अब सवाल ये आता है कि इसका एम क्या है। तो देखिए, इसका एम है इकोनॉमी को मॉनिटर करना और उस पर प्रभाव डालना। जब इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है तो सरकार खर्च बढ़ाकर डिमांड को बूस्ट करती है, और जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है तो स्पेंडिंग को कंट्रोल करके मार्केट में बैलेंस बनाया जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि फिस्कल पॉलिसी की फाउंडेशन कीनेजियन इकोनॉमिक्स पर बेस्ड है। इकोनॉमिस्ट जॉन मेनर्स कहते थे कि सरकार अपने खर्च और टैक्स पॉलिसीज के जरिए इकोनॉमी को एक्टिवली मैनेज कर सकती है, जैसे डिमांड को बढ़ाना या कम करना, जॉब्स क्रिएट करना या रिसेशन से फाइट करना। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हमने समझा फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, इसका एम क्या है और ये किस पर बेस्ड है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, अगर आपको इकोनॉमी का ये नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, जिनके जरिए गवर्नमेंट अपने इकोनॉमिक गोल्स को अचीव करती है। यहाँ पे सबसे पहला और सबसे पावरफुल टूल है पब्लिक एक्सपेंडिचर। इसका मतलब है सरकार का पैसा खर्च करना, जैसे कि रोड्स बनाना, हॉस्पिटल्स खोलना, गवर्नमेंट स्कूल्स चलाना, आर्मी का बजट, सैलरीज देना और वेलफेयर स्कीम्स जैसे मनरेगा या पीएम आवास योजना में पैसा लगाना। जब सरकार ज़्यादा खर्च करती है तो मार्केट में पैसा आता है, नए काम मिलते हैं और लोगों की इनकम बढ़ती है। इससे डिमांड बढ़ती है, प्रोडक्शन इंक्रीज होता है और नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बनते हैं। ये टूल स्पेशली तब यूज होता है जब इकोनॉमी स्लो हो रही हो, जिसे हम रिसेशन कहते हैं। उस वक्त सरकार के स्पेंडिंग से मार्केट को नई एनर्जी मिलती है। यहाँ पे दूसरा इम्पोर्टेंट टूल है टैक्सेशन, यानी टैक्स लेना या कम करना। तो देखिए, हमारे देश में सरकार इनकम टैक्स, जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी जैसे कई टाइप्स के टैक्सेज कलेक्ट करती है। जब सरकार टैक्स रेट्स को कम करती है तो लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा बचा रहता है, जिसे वो शॉपिंग, इन्वेस्टमेंट या सर्विसेज में खर्च करते हैं। इससे इकोनॉमी में डिमांड बढ़ती है। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखें, अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा हो, मतलब चीज़ें महंगी हो रही हो, तो सरकार टैक्स रेट्स को बढ़ा भी सकती है। ये इसलिए ताकि लोगों के पास कम पैसा रहे और वो कम खर्च करे। इस तरह डिमांड कंट्रोल में रहती है और प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन होती है। तो दोस्तों, टैक्सेशन से सरकार डिमांड को आइदर बूस्ट या सप्रेस कर सकती है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। यहाँ पे तीसरा टूल है पब्लिक बोरोइंग। तो देखिए, जब सरकार की इनकम उसके टोटल खर्चे से कम पड़ती है तो उसे कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए सरकार उधार लेती है। ये उधार सरकार दो जगह से लेती है, डोमेस्टिक सोर्सेज से और फॉरेन सोर्सेज से। यहाँ पे डोमेस्टिक सोर्स का मतलब है आम लोगों के बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, किसान विकास पत्र और प्रोविडेंट फंड के जरिए पैसा उठाया जाता है। और फॉरेन सोर्स का मतलब है वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ या किसी फॉरेन कंट्री से लोन्स के फॉर्म में पैसा मिलता है। ये बोरोड मनी का यूज होता है बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में, जैसे हाईवे कंस्ट्रक्शन, डिफेंस इक्विपमेंट या सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स। लेकिन अगर बोरोइंग ज़्यादा हो जाए तो फ्यूचर जनरेशन्स पर बर्डन बढ़ सकता है, इसलिए इस टूल का यूज केयरफुल्ली किया जाता है।
फिस्कल पॉलिसी में कुछ एक्स्ट्रा टूल्स भी होते हैं जिनका यूज स्पेसिफिक सिचुएशंस में किया जाता है, जैसे राशनिंग एंड प्राइस कंट्रोल। तो देखिए, इसका यूज तब होता है जब किसी ज़रूरी चीज़ पर प्राइस बहुत बढ़ जाता है, जैसे पेट्रोल, गैस या दाल और चावल। इस सिचुएशन में सरकार उस पर प्राइस कंट्रोल लगाती है। नेक्स्ट है वेज रेगुलेशन। तो इसका मतलब है सरकार मिनिमम वेज फिक्स करती है ताकि वर्कर्स का शोषण ना हो और उनको एक बेसिक इनकम मिलती रहे। इससे सोशल इक्विटी मेंटेन होती है। नेक्स्ट है बाय बूस्टिंग प्रोडक्शन, यानी कि सरकार सब्सिडी, टैक्स रिलीफ या सस्ता लोन देकर इंडस्ट्रीज को एनकरेज करती है ताकि वो ज़्यादा प्रोडक्शन करे। जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ती है और प्राइसेज कंट्रोल में आते हैं। ये मेजर्स डायरेक्ट टूल जैसे नहीं होते, लेकिन स्पेसिफिक एरियाज में फिस्कल पॉलिसी को इफेक्टिव बनाते हैं। तो दोस्तों, ये थे फिस्कल पॉलिसी के मेजर टूल्स: पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन, पब्लिक बोरोइंग और अदर मेजर्स। इस स्लाइड में हमने समझा इन्हीं के कॉम्बिनेशन से सरकार इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इन्फ्लेशन कंट्रोल और सोशल वेलफेयर जैसे गोल्स अचीव करती है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के बीच का डिफरेंस। तो देखिए, ये दोनों पॉलिसीज इकोनॉमी के लिए बैकबोन की तरह काम करती है, लेकिन दोनों का काम, कंट्रोल और टारगेट अलग होता है। तो चलिए इन्हें एक एक फीचर के थ्रू डीपली समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके डेफिनेशन की। तो दोस्तों, फिस्कल पॉलिसी का मतलब है कि गवर्नमेंट अपने खर्चे और टैक्स के जरिए इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करती है। जब इकोनॉमी स्लो चल रही होती है तो सरकार ज़्यादा खर्च करके डिमांड को बूस्ट करती है, और जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है तो खर्च कम करके या टैक्स बढ़ा के डिमांड कंट्रोल करती है। जबकि मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है कि सेंट्रल बैंक, जैसे इंडिया में आरबीआई, मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। इसका मेन काम होता है मार्केट में कितना पैसा घूम रहा है उस पर कंट्रोल रखना। इसे इंटरेस्ट रेट्स के जरिए मैनेज किया जाता है ताकि इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन ना हो। तो बात करते हैं कि इन्हें कौन चलाता है। तो देखिए, ये दोनों पॉलिसीज अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के कंट्रोल में होती है। फिस्कल पॉलिसी को कंट्रोल करती है गवर्नमेंट, स्पेशली फाइनेंस मिनिस्ट्री। बजट बनाने से लेकर टैक्स रेट डिसाइड करना और सरकारी योजनाओं में पैसा एलोकेट करना, ये सब गवर्नमेंट के हाथ में होता है। जबकि मॉनेटरी पॉलिसी का कंट्रोल होता है सेंट्रल बैंक के पास। हमारे देश में ये रोल आरबीआई का है। आरबीआई एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसका काम होता है मनी सप्लाई, लिक्विडिटी और इंटरेस्ट रेट्स पर नज़र रखना। तो बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। तो देखिए, फिस्कल पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट करना, जैसे कि नए जॉब्स क्रिएट करना, डिमांड को बढ़ाना और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को बैलेंस करना। सरकार चाहती है कि ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो और लोगों की ज़िंदगी बेहतर बने। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव स्लाइटली डिफरेंट होता है। इसका मेन फोकस होता है प्राइस स्टेबिलिटी रखना, यानी ना तो ज़्यादा महंगाई हो और ना ही मार्केट क्रैश हो। मॉनेटरी पॉलिसी यह भी इंश्योर करती है कि इंटरेस्ट रेट्स स्टेबल रहे, लोग लोन ले, इन्वेस्ट करें और बिजनेस ग्रो करे। यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी इनडायरेक्टली ग्रोथ को सपोर्ट करती है बाय एंश्योरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। वो बात करते हैं उन टूल्स की जिनके जरिए ये पॉलिसीज काम करती है। तो देखिए, फिस्कल पॉलिसी के 3 इंपॉर्टेंट टूल्स है: गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन और पब्लिक बोरोइंग। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब है सरकार का पैसा खर्च करना इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन जैसे सेक्टर्स में, जिससे डिमांड बढ़ती है और इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। यहाँ पे दूसरा मेजर टूल है टैक्सेशन। तो देखिए, सरकार जब टैक्स रेट्स बढ़ाती है तो लोगों के पास पैसा कम बचता है, जिससे डिमांड कम होती है, और जब टैक्स कम करती है तो लोगों की स्पेंडिंग पावर बढ़ती है। यहाँ पे तीसरा टूल है पब्लिक बोरोइंग, जिसमें सरकार बॉन्ड्स या लोन्स के जरिए पैसा उठाकर अपना फिस्कल डेफिसिट मैनेज करती है। वहीं पे मॉनेटरी पॉलिसी के टूल सेंट्रल बैंक के पास होते हैं। इनमें आता है कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, CTC। मॉनेटरी पॉलिसी वाले टूल्स को हम लोगों ने मॉनेटरी पॉलिसी वाले चैप्टर में ऑलरेडी कवर कर लिया है।
इन सभी टूल्स का यूज इकोनॉमी की हालत के हिसाब से किया जाता है, कभी डिमांड को पुश करने के लिए तो कभी इन्फ्लेशन को ठंडा करने के लिए। तो दोस्तों अब आप क्लियरली समझ गए होंगे कि फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है। एक सरकार के हाथ में होती है जो टैक्स और खर्चे के जरिए इकोनॉमी को बूस्ट करती है, और दूसरा सेंट्रल बैंक के हाथ में होती है जो मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल करके इकोनॉमी को स्टेबल रखती है। दोनों पॉलिसीज मिलकर इकोनॉमी का बैलेंस बनाए रखती है, ग्रोथ भी और स्टेबिलिटी भी। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, यानी अलग अलग इकोनॉमिक सिचुएशंस के अकॉर्डिंग सरकार का अपना स्ट्रेटेजी प्लान। फिस्कल पॉलिसी के टाइप्स को ब्रॉडली डिवाइड किया जाता है इकोनॉमिक कंडीशंस और ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पर। तो चलिए हर एक टाइप को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला टाइप है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। तो देखिए, जब देश की इकोनॉमी रिसेशन के दौर से गुजर रही होती है तब सरकार लोगों के पास ज़्यादा पैसा पहुँचाने के लिए अपना खर्च बढ़ा देती है या टैक्सेज कम कर देती है। इससे लोग ज़्यादा खर्च करते हैं, बिजनेसेज की डिमांड बढ़ती है और नए रोजगार बनने लगते हैं। इस तरह की पॉलिसी को एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। अब सवाल आता है कि इसका मैकेनिज्म क्या है, यानी कि ये कैसे काम करती है। तो देखिए, इसका मेन मैकेनिज्म होता है एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना, यानी मार्केट में टोटल डिमांड को पुश करना। एक देश में जब सरकार अपना खर्च बढ़ाती है, जैसे नए रोड्स बनाना, वेलफेयर स्कीम्स चलाना या सब्सिडीज देना, तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा आता है। ज़्यादा पैसा मतलब ज़्यादा खर्चे, जिसका सीधा असर पड़ता है प्रोडक्शन और बिजनेस ग्रोथ पर। अब हम समझेंगे इसका ऑब्जेक्टिव। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना और जीडीपी ग्रोथ को बूस्ट करना। जब इकोनॉमी स्लंप में होती है या रिसेशन का टाइम होता है तो प्राइवेट सेक्टर वीक होता है, लोग जॉब लॉस फेस करते हैं और डिमांड गिर जाती है। ऐसे टाइम पे सरकार स्टेप लेती है, जैसे कि ज़्यादा खर्च करती है और नए प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है, जिससे नए जॉब्स बनते हैं और जीडीपी में तेज़ी आती है। अब समझते हैं कॉशन ऑफ इट, यानी कि इससे क्या नुकसान हो सकता है। तो देखिए, ये पॉलिसी पावरफुल तो है, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी हो सकता है, और वो है इन्फ्लेशन। जब डिमांड ज़्यादा बढ़ती है लेकिन सप्लाई उतना फास्ट नहीं बढ़ पाती तो चीज़ें महंगी हो जाती है। इसलिए एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी को केयरफुल्ली मैनेज किया जाता है, शॉर्ट टर्म बूस्ट के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म बैलेंस बनाकर। अब आता है सुइटेबिलिटी ऑफ इट, यानी कि इसका यूज कब करनी चाहिए। तो देखिए, इसका यूज तब होता है जब इकोनॉमी रिसेशन में हो या इकोनॉमिक स्लोडाउन दिख रहा हो। ऐसे टाइम में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्लो होते हैं तो सरकार आगे आकर डिमांड क्रिएट करती है। ये पॉलिसी मार्केट को स्टिमुलेट करती है, बिजनेस को रिवाइव करती है और पब्लिक को एम्प्लॉयमेंट के नए चांसेस देती है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने समझा एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी एक तरह का इकोनॉमिक बूस्टर डोज होती है जो इकोनॉमी को रिवाइव करने, जॉब्स देने और जीडीपी को ऊपर ले जाने में मदद करती है। लेकिन इसे इन्फ्लेशन के रिस्क के साथ बैलेंस करना भी ज़रूरी होता है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। अब हम बात करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी के बारे में। तो देखिए, जब इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है और महंगाई काफ़ी बढ़ जाती है तो सरकार अपना खर्च कम करती है या टैक्सेस बढ़ा देती है। इससे लोगों के पास कम पैसा बचता है और वो कम खर्च करते हैं। इससे डिमांड में कमी आती है और महंगाई पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इन्हीं पॉलिसी को हम कॉन्ट्रैक्शनरी या फिर टाइट फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं इसका मैकेनिज्म, यानी कि ये कैसे काम करती है। तो देखिए, इसका बेसिक मैकेनिज्म होता है मार्केट डिमांड को कम करना, यानी इकोनॉमी में जो एक्सेस पैसा घूम रहा है उसे कंट्रोल करना। अब सवाल आता है ये कैसे होता है। तो जब सरकार अपना खर्च कम करती है, जैसे नए प्रोजेक्ट्स पोस्टपोन कर देना, सब्सिडीज कम कर देना या पब्लिक सेक्टर हायरिंग स्लो कर देना, तो मार्केट में पैसा का फ्लो कम हो जाता है, डिमांड गिरती है और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आती है।
अब बात करते हैं इसका ऑब्जेक्टिव। तो देखिए, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। जब चीज़ें बहुत महंगी होने लगती है, जैसे पेट्रोल, राशन या डेली यूज के आइटम्स, तब सरकार डिमांड को थोड़ा कंट्रोल करती है। यानी इस पॉलिसी का मकसद होता है इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाना। अब समझते हैं इसका क्वेश्चन, यानी कि इससे क्या नुकसान हो सकता है। तो देखिए, इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने का खतरा होता है। जब सरकार खर्च कम करती है तो नए जॉब्स नहीं बनते, कुछ प्रोजेक्ट्स बंद हो जाते हैं और प्राइवेट सेक्टर भी कॉशियस हो जाता है। इसका रिजल्ट होता है कि कुछ लोगों की नौकरी चली जाती है या नए जॉब अपॉर्चुनिटीज रुक जाते हैं। तो बात करते हैं सुइटेबिलिटी ऑफ इट, यानी कि इसका यूज कब करनी चाहिए। तो दोस्तों, इसका यूज तब किया जाता है जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया हो। जब पैसा मार्केट में ज़्यादा हो जाता है तो चीज़ें आम आदमी के लिए अफोर्डेबल नहीं रहती। तब सरकार स्टेप लेती है और अपना खर्च रोककर पैसा मार्केट से वापस खींचती है। इससे डिमांड थोड़ी कम होती है और प्राइसेज नॉर्मल होने लगते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने समझा कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी एक स्ट्रॉन्ग ब्रेक की तरह काम करती है जब इकोनॉमी ओवरहीट करने लगे। लेकिन इसका यूज केयरफुली करना होता है, क्योंकि डिमांड के साथ एम्प्लॉयमेंट भी इम्पेक्ट हो सकता है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। अब बात करते हैं लास्ट टाइप की, जो है न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी। तो देखिए, जब इकोनॉमी स्टेबल होती है, ना तो तेज़ी से बढ़ रही होती है और ना ही मंदी में होती है, तब सरकार अपने खर्च और टैक्स पॉलिसीज में कोई बड़ा बदलाव नहीं करती। इसका मतलब है कि सरकार ना ज़्यादा खर्च बढ़ा रही होती है और ना ही टैक्सेज में कोई बड़े बदलाव कर रही होती है। इस तरह की स्थिति को न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी कहते हैं, जिसमें सरकार सिर्फ एग्जिस्टिंग पॉलिसीज को जारी रखती है। तो बात करते हैं इसका मैकेनिज्म, यानी कि ये काम कैसे करती है। तो देखिए, इसका बेसिक मैकेनिज्म होता है बजट को बैलेंस में रखना। यानी जितना पैसा गवर्नमेंट कमा रही है उसी के बराबर वो खर्च भी करती है, ना ज़्यादा ना कम। ऐसे में ना तो डिमांड को बूस्ट किया जाता है और ना ही उसे कम किया जाता है। अब समझते हैं इसका ऑब्जेक्टिव। तो दोस्तों, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बनाए रखना। जब इकोनॉमी नॉर्मल चल रही हो, ना इन्फ्लेशन हो ना रिसेशन, तो सरकार कोई मेजर फिस्कल इंटरवेंशन नहीं करती। इस वक्त पॉलिसी का फोकस होता है सिस्टम स्मूथली काम करता रहे और अननेसेसरी चेंजेस अवॉइड किए जाएं। अब समझते हैं इसका क्वेश्चन, यानी कि इससे क्या दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों, अगर इकोनॉमी किसी मुश्किल फेज में जा रही हो, जैसे डिमांड गिर रही हो या इन्फ्लेशन बढ़ रहा हो, और उस वक्त भी सरकार न्यूट्रल बनी रहे, तो पॉलिसी इन एक्शन से इकोनॉमी स्टेगनेंट हो सकती है। इसलिए कभी कभी एक्टिवली रिएक्ट करना जरूरी होता है, जो न्यूट्रल पॉलिसी में मिस हो जाता है। तो बात करते हैं इसका सुइटेबिलिटी, यानी कि इसका यूज कब करनी चाहिए। तो देखिए, इसका यूज तब किया जाता है जब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में हो, मतलब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो। जैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड हो, जीडीपी स्टेबल हो और जॉब मार्केट भी बैलेंस्ड हो। ऐसे एनवायरनमेंट में अननेसेसरी टैक्स या स्पेंडिंग चेंजेस इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर सकती है, इसलिए सरकार पॉलिसी को न्यूट्रल बना के रखती है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने समझा न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी एक तरह से स्टेडी मोड होता है। इसमें गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करती और सिस्टम को अपने नेचुरल फ्लो में चलने दिया जाता है। लेकिन इस पॉलिसी का यूज़ सिर्फ तभी किया जाता है जब इकोनॉमी खुद से स्टेबल हो। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हमने टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी को अच्छे से समझ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हम समझेंगे फिस्कल पॉलिसी के कुछ इंपॉर्टेंट रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स जो गवर्नमेंट की इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी का एसेंशियल पार्ट होते हैं। ये टर्म्स जैसे फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल कंसोलिडेशन, फिस्कल ड्रैग और क्राउडिंग आउट इफेक्ट सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि इकोनॉमी में एक्चुअल इम्पैक्ट भी क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हर कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट के रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर और बोरोइंग डिसीजंस को रिफ्लेक्ट करता है। इनका असर प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक वेलफेयर और पूरे देश की फाइनेंशियल हेल्थ पर डायरेक्टली पड़ता है। इस स्लाइड में हम इन सब कॉन्सेप्ट्स को स्टेप बाय स्टेप इजीली समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं।
तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करने वाले हैं फिस्कल डेफिसिट के बारे में। तो चलिए समझते हैं कि ये होता क्या है। तो देखिए, इट इज़ द गैप बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रेवेन्यू। तो इसका मतलब है सरकार के टोटल खर्चे और उसकी टोटल आमदनी के बीच का फर्क। लेकिन ध्यान रहे, ये रेवेन्यू में बोरोइंग्स यानी कि उधार लेना इंक्लूड नहीं होता। इसका मतलब सरकार जितना कमा रही है और जितना खर्च कर रही है उस बीच जो गैप है वही फिस्कल डेफिसिट कहलाता है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि फिस्कल डेफिसिट एक इंडिकेटर होता है गवर्नमेंट की फाइनेंशियल हेल्थ का। यानी कि ये हमें बताता है कि सरकार अपने खर्चे का कितना हिस्सा उधार लेकर पूरा कर रही है। अगर फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि सरकार ज़्यादा उधार ले रही है, जो लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। यहाँ पे तीसरा पॉइंट कहता है कि फिस्कल डेफिसिट को जीडीपी के परसेंटेज के रूप में दिखाया जाता है। इससे हमें यह समझने में आसानी होती है कि पूरी इकोनॉमी के मुकाबले सरकार का फिस्कल डेफिसिट कितना बड़ा है। जैसे अगर फिस्कल डेफिसिट 6% है तो इसका मतलब है कि सरकार का टोटल फिस्कल डेफिसिट पूरे देश के जीडीपी का 6% है। तो दोस्तों, ये था फिस्कल डेफिसिट का बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो अब हम डिस्कस करेंगे फिस्कल कंसोलिडेशन के बारे में। तो देखिए, ये टर्म आपको इकोनॉमी से रिलेटेड डिस्कशंस में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़रूर सुनने को मिलेगी। तो चलिए इसको सिंपल शब्दों में समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं ये होता क्या है। तो देखिए, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग फिस्कल डेफिसिट टू सस्टेनेबल लेवल्स। यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है फिस्कल डेफिसिट को कम करना, लेकिन सिर्फ कम नहीं बल्कि सस्टेनेबल लेवल तक लाना। मतलब सरकार अपने खर्चे और उधार लेने के तरीके को सुधारने की कोशिश करती है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि फिस्कल कंसोलिडेशन हेल्प्स इन इम्प्रूविंग फिस्कल डिसिप्लिन। तो इसका मतलब है कि फिस्कल कंसोलिडेशन के थ्रू सरकार अपने पैसों का बेटर मैनेजमेंट करती है, जैसे अननेसेसरी खर्चे को रोकना और रेवेन्यू सोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करना। जब फिस्कल डिसिप्लिन स्ट्रांग होता है तो इकोनॉमी पे लोगों का ट्रस्ट भी बढ़ता है। तो बात करते हैं ये प्रोसेस होता कैसे है। तो देखिए, फिस्कल कंसोलिडेशन अचीव किया जाता है दो मेजर तरीकों से। यहाँ पे पहला है बेटर टैक्स रेवेन्यू रियलाइजेशन। यानी सरकार टैक्स कलेक्शन को सुधारती है, जैसे कॉम्प्लायंस बढ़ाकर, लूपहोल्स बंद करके और इवाजन को कंट्रोल करके। यहाँ दूसरा तरीका है रेशनलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। यानी गवर्नमेंट अपने खर्च का एनालिसिस करती है और डिसाइड करती है कि किस सेक्टर में ज़रूरत से ज़्यादा पैसा जा रहा है। उसी हिसाब से बजट को बैलेंस किया जाता है वेस्टफुल स्पेंडिंग को कंट्रोल करके। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने समझा फिस्कल कंसोलिडेशन एक तरह का बजटिंग डिसिप्लिन है जो इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म में स्टेबल और सस्टेनेबल बनाता है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो दोस्तों, अब हम समझेंगे फिस्कल ड्रैग के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि होता किस वजह से है। तो देखिए, इट इज़ कॉज्ड बाय इन्फ्लेशन और इनकम ग्रोथ। तो ये नॉर्मली इन्फ्लेशन या इनकम ग्रोथ की वजह से होता है। जब लोगों की सैलरी बढ़ती है या महंगाई के चलते नॉमिनल इनकम ज़्यादा दिखाई देती है तब फिस्कल ड्रैग का इफेक्ट आता है। यहाँ नेक्स्ट पॉइंट है इट पुशेज टैक्स पेयर्स इनटू हायर टैक्स ब्रैकेट्स। तो दोस्तों, जब इनकम बढ़ती है तो लोग हायर टैक्स ब्रैकेट्स में चले जाते हैं। यानी आपकी इनकम ज़्यादा होने पर आप पे लगने वाला टैक्स परसेंटेज भी बढ़ जाता है, चाहे आपकी रियल इनकम या परचेजिंग पावर उतनी ना बढ़ी हो। इसका मतलब फिस्कल ड्रैग वही इफेक्ट है जहां आप ज़्यादा कमाने लगते हैं लेकिन इन्फ्लेशन के चलते आप हायर टैक्स स्लैब में चले जाते हैं और आपकी हाथ में बचा पैसा उतना नहीं बढ़ता। यहाँ नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि ये कॉन्सेप्ट डायरेक्टली लिंक्ड है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन से। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम में जितनी ज़्यादा आपकी इनकम होती है उतना ज़्यादा टैक्स रेट लगता है। इस सिस्टम में इन्फ्लेशन की वजह से लोग ऑटोमेटिकली हायर स्लैब में चले जाते हैं बिना एक्चुअल बेनिफिट के। अब समझते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होता है। तो देखिए, इट रिड्यूसेस डिस्पोजेबल इनकम अनइंटेंशनली।
तो इसकी वजह से लोगों का डिस्पोजेबल इनकम यानी टैक्स के बाद जो पैसा उनके हाथ में बचा वो कम हो जाता है। इसी सिस्टम को फिस्कल ड्रैग कहते हैं, जहां आपकी इनकम बढ़ने के बावजूद आप पर लगने वाला टैक्स डिसप्रपोर्शनेटली ज़्यादा हो जाता है। ये इफेक्ट साइलेंटली लोगों की परचेजिंग पावर पर इम्पेक्ट डालता है, स्पेशली जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है और टैक्स ब्रैकेट्स टाइमली एडजस्ट नहीं किए जाते। तो दोस्तों यहाँ पे हमने समझा फिस्कल ड्रैग एक साइलेंट बर्डन होता है जो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम के अंदर छुपकर इकोनॉमी में इम्पेक्ट डालता है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अब हम समझेंगे फिस्कल न्यूट्रलिटी के बारे में। तो देखिए, इसका मतलब है गवर्नमेंट के किसी भी एक्शन का इकोनॉमी पर कोई नेट इफेक्ट ना होना। यानी सरकार अगर कुछ खर्च करती है तो उसका पूरा बैलेंस किसी ना किसी फॉर्म में रेवेन्यू के थ्रू रिकवर भी कर लेती है। इससे ना इकोनॉमी में एक्स्ट्रा डिमांड जनरेट होती है और ना डिमांड सप्रेस होती है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इस पॉलिसी में जितना पैसा सरकार खर्च करती है उतना ही पैसा वो टैक्स के रूप में या किसी और रेवेन्यू सोर्स से वसूल भी करती है। मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग और रेवेन्यू कलेक्शन बिल्कुल बराबर होते हैं। यहाँ पे कोई फिस्कल स्टिमुलस या फिस्कल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता। यहाँ नेक्स्ट पॉइंट है इट नाइदर बूस्ट नॉर सप्रेसेज डिमांड। तो इसका इम्पैक्ट होता है न्यूट्रल, ना तो ये डिमांड को बूस्ट करता है और ना ही ये उसे कम करता है। यानी कि ये इकोनॉमी को किसी भी तरफ झुकाने का काम नहीं करता, बस करंट लेवल को मेंटेन करता है। अब समझते हैं इसका गोल। तो देखिए, इसका मेन गोल होता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। जब इकोनॉमी ऑलरेडी बैलेंस में होती है तब ऐसी न्यूट्रल पॉलिसी यूज की जाती है जिससे कोई एक्स्ट्रा रिस्क ना हो और स्टेटस क्वो बना रहे। तो ये था फिस्कल न्यूट्रलिटी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अब हम समझेंगे क्राउडिंग आउट इफेक्ट के बारे में। तो देखिए, ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां सरकार जब ज़्यादा बोरोइंग करती है तो प्राइवेट कंपनीज के लिए इन्वेस्टमेंट का स्कोप कम हो जाता है। इसका सीधा इम्पेक्ट होता है प्राइवेट सेक्टर के ग्रोथ पर। यहाँ नेक्स्ट पॉइंट है इट हैपेंस ड्यू टू लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो देखिए, ये इफेक्ट तब होता है जब मार्केट में फाइनेंशियल रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। जब गवर्नमेंट उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज का बड़ा हिस्सा बोरो कर लेती है तो बैंक्स के पास प्राइवेट कंपनीज को देने के लिए कम पैसा बचता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इस वजह से प्राइवेट सेक्टर को लोन्स मिलना मुश्किल हो जाता है या इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं। दोनों ही कंडीशन में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का लेवल नीचे चला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ स्पेशली सीन व्हेन गवर्नमेंट बोरोज हेवीली। यानी कि ये इफेक्ट ज़्यादा तब देखा जाता है जब गवर्नमेंट बहुत हैवी बोरोइंग करती है, जैसे कि फिस्कल डेफिसिट कवर करने के लिए। ऐसे टाइम पर सरकारी बोरोइंग प्राइवेट सेक्टर के लिए एक बैरियर बन जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने क्राउडिंग आउट इफेक्ट को अच्छे से समझ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो अब हम समझने वाले हैं पंप प्राइमिंग के बारे में। तो ये एक इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी है जिसमें सरकार छोटी छोटी स्केल पर स्पेंडिंग करती है ताकि इकोनॉमी को दोबारा रिवाइव किया जा सके। इसका बेसिक आइडिया है सिस्टम में थोड़ा पैसा डालकर डिमांड का इंजन चालू करना। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ यूज्ड इन रिसेशनरी पीरियड्स। तो देखिए, ये स्ट्रेटेजी खास तौर पर तब यूज होती है जब इकोनॉमी रिसेशन के फेज में होती है। जब बिजनेसेज बंद हो रहे होते हैं, जॉब्स जा रही होती है और लोग खर्च करना बंद कर देते हैं, तो ये एक ज़रूरी कदम बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि पंप प्राइमिंग के लिए गवर्नमेंट कुछ इफेक्टिव टूल्स का यूज करती है, जैसे थोड़ा और गवर्नमेंट स्पेंडिंग करना, टैक्सेज में छूट देना और इंटरेस्ट रेट्स को नीचे लाना। इन सब से मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है और डिमांड को बूस्ट मिलता है। अब समझते हैं इसका एम के बारे में। तो देखिए, इट एम्स टू बूस्ट डिमांड एंड कॉन्फिडेंस।
यानी कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमी में डिमांड और पब्लिक कॉन्फिडेंस को दोबारा उठाना। जब लोग देखते हैं कि सरकार एक्शन ले रही है और मार्केट में पैसा आ रहा है तो वो भी खर्च और इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं। इसका एक फेमस एग्जाम्पल है अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का न्यू डील। इसे 1930s के ग्रेट डिप्रेशन के बाद लॉन्च किया गया था। उस समय रूजवेल्ट ने पंप प्राइमिंग स्ट्रेटजी का यूज करके छोटी छोटी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट की, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन, पब्लिक बिल्डिंग्स, डैम्स। इससे लोगों को काम मिला और डिमांड जनरेट हुई। तो दोस्तों ये था पंप प्राइमिंग का एक बेसिक कॉन्सेप्ट। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अब हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक स्टिमुलस के बारे में। तो देखिए ये एक ऐसी स्ट्रेटजी होती है जिसमें सरकार और सेंट्रल बैंक मिलकर इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए कई तरह के फिस्कल और मॉनिटरी टूल्स का यूज करते हैं। इसका मेन गोल होता है इकोनॉमिक स्लोडाउन से निकलना और ग्रोथ को दोबारा ट्रैक पर लाना। इस स्ट्रेटेजी में कई मेथड्स का इस्तेमाल होता है, जैसे इंटरेस्ट रेट्स को कम करना, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाना और क्वांटिटेटिव ईजिंग जैसे एडवांस टूल्स का यूज करना। इन सब से मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है और डिमांड क्रिएट होती है। लोअर इंटरेस्ट रेट से लोन सस्ते होते हैं, जिससे लोग और बिजनेसेज बोरोइंग और इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डायरेक्टली इंफ्रास्ट्रक्चर या वेलफेयर प्रोजेक्ट्स में जाता है, जिससे जॉब्स और डिमांड दोनों बनती है। जबकि क्वांटिटेटिव ईजिंग एक मॉनिटरी पॉलिसी टूल है। इसमें सेंट्रल बैंक मार्केट से गवर्नमेंट बॉन्ड्स को खरीदता है ताकि बैंकिंग सिस्टम में ज़्यादा पैसा आए और लेंडिंग बढ़े। ये मार्केट में लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी को प्रोवाइड करता है। इसका एक रिसेंट और रेलिवेंट एग्जांपल है आत्मनिर्भर भारत इकोनॉमिक पैकेज, जो कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान अनाउंस किया गया था। इसमें गवर्नमेंट ने फिस्कल सपोर्ट, लोन गारंटीज और रिफॉर्म पैकेजेस के जरिए इकोनॉमी को सपोर्ट किया। तो दोस्तों इस स्लाइड में हमने डिस्कस किए कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो फिस्कल पॉलिसी से जुड़े हुए हैं, जैसे फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल कंसोलिडेशन, फिस्कल ड्रैग, फिस्कल न्यूट्रलिटी, क्राउडिंग आउट इफेक्ट, पंप प्राइमिंग और इकोनॉमिक स्टिमुलस। ये सारे टर्म्स इकोनॉमी के डिफरेंट सिचुएशंस को डिस्क्राइब करते हैं और एग्जाम्स के साथ साथ समझने के लिए भी काफ़ी क्रूशियल हैं। तो यहाँ पे हमारा फिस्कल पॉलिसी वाला चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो पे हम एक नए चैप्टर के साथ आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।